हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज लगाएंगे। आज की हमारी टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की लगने वाली है। टेस्ट नंबर 8 की बात करेंगे, जिसमें आज हम फुल टेस्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि 150 क्वेश्चन पूरे यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें हमारे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ हिस्ट्री के होंगे, कुछ ज्योग्राफी के होंगे, कुछ इकोनॉमिक्स के होंगे और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के होने वाले हैं। इसी तरीके की और पिछली वीडियो आ चुकी है, उन सभी की वीडियो को आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी लोगों की शिकायत रहती है कि आप लोगों का मोबाइल में छोटी स्क्रीन तो रोटेट कर लिया करो, अच्छे से दिखा करेगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ लेख में निर्दया, क्रूरता, क्रोध और अभिमान के पापों को समाप्त करने का वर्णन जो है मिलता है। तो अशोक के स्तंभ लेख हैं, और अशोक के ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें निर्दयता, क्रूरता, क्रोध और अभिमान के पापों को समाप्त करने का वर्णन किया गया है। तो हम कहेंगे अशोक का स्तंभ लेख तीसरा है। स्तंभ लेख तीसरे में जो है आपके इन सभी चीजों का जो है वर्णन यहाँ पर मिलता है। अच्छा, अशोक के पहले वाले स्तंभ लेख में क्या मिलता है? तो अशोक ने जनता की रक्षा के सिद्धांतों का जो है वर्णन किया है। जनता की रक्षा के सिद्धांतों का जो है वर्णन किया हुआ है। स्तंभ लेख दूसरे में क्या मिलता है? तो धम्म को अलिपष्ट पाप के रूप में इन्होंने कहा है। एक तरीके से यहां पर आप इस फॉर्मेट में समझने की कोशिश करो कि इन्होंने कहा है कि धम्म के बारे में इन्होंने बात कही है स्तंभ लेख दूसरे में। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन जो रहेगा, यहां पर आपका तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित सूची 1 और 2 है। सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में खोजकर्ता और उत्खनन करता है। इनके बारे में बात करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए जैसे बात करें सुरकोटदा की खोज किसने की है? तो आप बोलोगे सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की है। कालीबंगा की खोज की बात किया तो ए घोष के द्वारा की गई है। और अमरी की बात किया तो एन मजूमदार के द्वारा की गई है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब कब की है शायद आप लोगों को ये पता होगा। जैसे बात की जाए, अगर हम याद करें अमरी की खोज, तो अमरी की खोज जो है आपकी 1935 में की गई थी, है ना। और बात करें कालीबंगा की तो 1953 में की गई थी। बनावली की बात की जाए, किसकी बात करें अगर हम बनावली की बात की जाए, एक मिनट, बनावली की बात करें तो 1974 में की गई है। और सुरकोटदा की बात की जाए तो 1964 में की गई है। तो 1974 में और 1964 में, तो इस तरीके से खोजें भी की गई, किसने की है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 और सूची 2 है। उपनिषद और विवरण है, कौन से उपनिषद में किस बारे में यहाँ पर जो बातें की गई हैं। जैसे ऐत्रेय उपनिषद की बात की जाए, ऐत्रेय उपनिषद में बात की जाए तो यहाँ पर ऐत्रेय उपनिषद में जो है आत्मा और चेतना की सृष्टि के बारे में बात की गई है, तीसरे से मिला देंगे। छंदोग्ध उपनिषद में बात की जाए, किसके बारे में बात की जाए? तो छंदोग्ध उपनिषद जो है मंत्रों की लय एवं उच्चारण पर केंद्रित है। कठोर उपनिषद की बात की जाए तो कठोर उपनिषद जो है नचिकेता एवं यम के संवाद के बारे में है। और मुंडक उपनिषद की बात किया है तो सत्यमेव जयते का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि पद पदाधिकारी हैं और उनके कार्य भूमिका है, कौन सी पद की भूमिका किससे संबंधित है, यहां पर जो है यहां पर बात की जा रही है। चलिए जैसे बात अगर हम करें यहाँ पर नागरिक जो है नगरिक जो है आपके विधि एवं व्यवस्था का उत्तराधिकारी हुआ करता था, पहले से मिलाएंगे। रज्जुक जो हुआ करता था जिला अधिकारी, जिसके कार्य आधुनिक कलेक्टर के कार्यों के समान थे, बिल्कुल करेक्ट है। युक्त जो हुआ करता था उच्च अधिकारियों की सहायता करने वाला अधीनस्थ अधिकारी हुआ करता था, चौथे से मिला देंगे। और पौर मुख्य की बात की जाए, औद्योगिक मामलों के प्रबंधन करने वाले 6 बोर्डों पर सामूहिक प्राधिकार रखने वाला नगर का प्रधान हुआ करता था। तो इस तरीके से आपको ये भी याद करो, आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद और राजधानी, इनमें से कौन सी महाजनपद की राजधानी कौन सी हो गई है, इसकी बात करें। जैसे चेदी की राजधानी की बात की है तो चेदी की राजधानी, देखो यहाँ पर नाम जैसे अटपटा लिखा हुआ है ना, आप सोच रहे होगे कि सोतिवती क्या होता है, तो यहाँ पर शक्तिमती भी हो सकता था, है ना। तो चेदी की दूसरे से मिलाएंगे। मत्स्य की क्या होगी? मत्स्य की विराटनगर से मिलाएंगे। कंबोज की पूंछ से मिलाएंगे। और मल्ल की कुशीनारा से मिलाएंगे। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर होगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी 16 महाजनपद थे, आपको याद करना है। 16 महाजनपदों की राजधानियां भी याद कर लो, एग्जाम में आ सकते हैं। गोर्डनोफनिस निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो गोर्डनोफनिस की बात किया किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे हिंद पहलव वंश से संबंधित है। हिंद पहलव वंश से संबंधित है। गोर्डनोफनिस को हिंद पहलव का साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, है ना। संस्थापक का जो है कहा जाता है।
अमरावती कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अमरावती कला शैली के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र यह विकसित हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। जो कृष्णा और गोदावरी नदी का क्षेत्र है इसके बीच में आपकी अमरावती कली जो है फैली है। 1150 से लेकर 350 ईस्वी के बीच में समृद्ध हुई है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो बी वाले पे जो है हम यहाँ पर टिक करेंगे। कौन सा? बी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट आता है, किस वाकाटक शासक का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है। वाकाटक वंश के आपके विवाह है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकाटक वंश के साथ हुआ? तो आप कहोगे यहाँ पर रुद्रसेन द्वितीय के साथ। किसके? रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है यहाँ पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? दर्शन एवं दार्शनिक है, और इनमें से कौन सा सही है? तो बात करें द्वैत रामानुज समझते क्या? तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये तो नहीं है। आपकी शुद्ध द्वैत बल्लभाचार्य, हाँ बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध द्वैतवाद जो है आपके बल्लभाचार्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बात किया है कि भाई रामानुज है कैसे संबंधित? तो रामानुज की बात किया तो विशिष्ट द्वैतवाद संबंधित। किससे? विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है ना। और बात किया है अद्वैत की, माधवाचार्य की। माधवाचार्य जो है आपके अद्वैतवाद से नहीं है, हम कहेंगे माधवाचार्य जो है द्वैत वेदांत से संबंधित। किससे? द्वैत वेदांत संबंधित है। और चैतन्य महाप्रभु की बात की जाए तो यह आपके विशिष्ट द्वैतवाद संबंधित नहीं है, ये आपके अचिंत्य भेदाभेदवाद से संबंधित है। तो आपको ये कहाँ गया, आपको ये चीज भी थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान एक हैरात संस्था की शुरुआत की? भाई दीवान एक हैरात संस्था की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखिएगा, दीवान एक हैरात की स्थापना की थी। धर्मांत कार्यालय के रूप में इसको जाना जाता था। किसके? धर्मांत कार्यालय के रूप में इसको जो है जाना जाता था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन गलत है? सिलसिला और संस्थापक है, कौन सा सिलसिला किस संस्थापक से जो है संबंधित है? चिश्ती की बात की है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संबंधित है, करेक्ट है। सोहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है, करेक्ट है। नक्शबंदी शेख अहमद सरहिंदी संबंधित है, करेक्ट है। कादरी की बात किया है, भाई कादरी की बात जैसी आती है तो कादरी आपके निजामुद्दीन औलिया संबंधित नहीं है। निजामुद्दीन औलिया जो है संबंधित नहीं है। निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय संबंधित थे। तो ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर जो है गलत था। मोहम्मद गौरी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद गौरी के बारे में घटनाओं पर विचार करना है और उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे सबसे पहले मुल्तान और उच्च पर इन्होंने कब्जा किया था, तो पहले नंबर पर जाएगा। फिर उसके बाद कब किया? तो हम कहेंगे उसके बाद जो है आपका, उसके बाद अहिनिलवाड़ के युद्ध को पराजय किया था, दूसरे बार आएगा। फिर आपका पेशावर पर कब्जा किया, तीसरे नंबर पर आएगा। लाहौर पर फिर कब्जा किया, चौथे नंबर पर आएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। पहले दूसरा, पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा ऑप्शन इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए बात करेंगे अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। जैसे अभिकथन कहता है कि विजित क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश ने एकता प्रदान किया था। तो जो आपके क्षेत्रों को जीत लिया जाता था इल्तुतमिश के द्वारा, वहां पर एकता प्रदान इन्होंने किया हुआ था। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। और एकता शब्द जो है मूल रूप से अरबी शब्द है। कैसा है? अरबी शब्द है, याद रखना है। कारण क्या कहता है? कारण कहता है एकता प्राप्त करने वाले को इक्तादार कहा जाता था, जिनका उत्तरदायित्व भूमि राजस्व एकत्रित करना था और उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को बनाए रखना भी था। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में किसके शासनकाल पर विचार करना है, एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक जो रहे हैं उनको एक प्रमुख इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, इस तरीके से। तो सबसे पहले इनमें से आपका रजिया आई हैं, आपके रहेंगे 1236 से लेके 1240 के बीच में। फिर उसके बाद आपके नसरुद्दीन महमूद आए हैं आपके 1240 से लेके आपके 1266 के बीच में। फिर आपके कौन आए हैं? फिर हम कहेंगे यहाँ पर जो है बलबन आए हैं। बलबन जो है आपके 1266 से लेके 1287 के बीच में आए हैं। और अंतिम में कैमूर आए हैं आपके 1287 के बाद में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। पहले रजिया, फिर नसरुद्दीन महमूद, बलबन, फिर आपके कैमूर जो आए, इस तरीके से आपको रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल के दौरान गुजरात में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता थे? तो
तो अकबर के शासनकाल के दौरान गुजरात में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह के नेता कौन थे? हम कहेंगे इख्तियार उल मुल्क एवं मोहम्मद हुसैन मिर्जा थे। तो इख्तियार उल मुल्क और मोहम्मद हुसैन मिर्जा जो है अकबर के शासनकाल में गुजरात में कौन थे? विद्रोह के विरुद्ध जो है नेता बने हुए थे। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट है। विभाग एवं कार है, कौन सा विभाग किस कार से संबंधित है? जैसे दीवानी अर्ज की बात किया तो सैन्य भर्ती संबंधित है। दीवानी विराजत राजस्व एवं वित्त विभाग संबंधित है। दीवानी इंसा शाही पत्राचार से संबंधित है। और दीवानी रसालत आपके न्याय प्रशासन संबंधित है। ऑप्शन जो यहाँ पर है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? भूमि के प्रकार हैं और विवरण है, किस प्रकार की भूमि किस विवरण के लिए जो है जानी जाती है। जैसे पोलज की बात किया है, वह भूमि जिस पर वर्ष में 2 बार फसलें उगा ली जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको पोलज भूमि कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है पहला वाला तो करेक्ट है। कैसा है? पहला वाला सही है। दूसरा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जिसे स्थायी रूप से बंजर छोड़ दिया नहीं, ऐसी भूमि प्रतिभूमि होती है जिसे अस्थायी रूप से खाली छोड़ दी गई होती है और स्थायी रूप से नहीं। तो यहां पर हम कहेंगे अस्थायी आएगा, ना कि स्थायी आएगा। अस्थायी रूप से उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको बंजर भूमि कहेंगे। तो बी वाला गलत था। चाचर भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जिसे 4 से 3 वर्षों में एक बार जोता या उपयोग किया जाता है, उसे चाचर भूमि कहते हैं। करेक्ट है। और बंजर भूमि कहते हैं ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वाला गलत था, जबकि ए सी डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। इलाहाबाद की संधि के बारे में बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो इलाहाबाद की संधि के बारे में कहना है अवध जो है ब्रिटिश क्षेत्रों और बाह्य खतरों के बीच एक बफर के राज्य के रूप में कार्य करता था। बिल्कुल सही बात है ना, अवध का क्षेत्र ऐसा आपको देखने को मिलता है। दूसरा है मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो है प्रदान किए थे। हाँ बिल्कुल, 26 लाख रुपए आपको याद होगा है ना, वार्षिक भुगतान के बदले। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए वाला, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भाई अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? देखते हैं। लॉर्ड वेवेल ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। तो क्या सही है? हम कहेंगे भाई गलत है। लॉर्ड वेवेल ने नहीं की थी, तो किसने की थी? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। लिथगो के द्वारा जो है आपके अगस्त प्रस्ताव की घोषणा को किया गया था। तो पहला गलत हो गया। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था। हम कहेंगे दूसरा करेक्ट है। तो ए सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत रहेगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और विचार करना है कि इन्हें एक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए घटनाओं पर विचार करेंगे और उनको एक आरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अब लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1929 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? फिर दांडी मार्च हुआ। क्या हुआ? दांडी मार्च हुआ। कब हुआ? मार्च अप्रैल के बीच में 1930 में हुआ। तदुपरांत कराची का कांग्रेस में अधिवेशन हुआ था मार्च 1931 में। और उसके अंतिम में सांप्रदायिक पंचायत आपको देखने को मिलता है आपकी 1932 में। तो सबसे पहले आपका तीसरा, फिर आपका क्या हो जाएगा? पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। तो ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है जाट नेताओं के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो जाट नेताओं के बारे में विचार करना है। चूड़ामन ने थून में एक किला बनवाया था। कहां पर? चूड़ामन के द्वारा थून में किला बनवाया गया था। करेक्ट है। सूरजमल को जाट जनजातियों का प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेटो कहा जाता है। तो हम कहेंगे दोनों सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। यूरोपीय शक्ति है और भारत में प्रथम कारखाना है। किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत में प्रथम कारखाना का स्थापना कहां पर करवाई गई? जैसे फ्रांसीसियों ने सूरत में करवाई थी 1667 में। उसके बाद डचों ने 1605 आएगा। अंग्रेज आपके 1613 सूरत में। और डेनिस ने तंकोबार में 1620 में। ऑप्शन हमारा जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। युद्ध है और वर्ष है, कौन सा युद्ध किस वर्ष के लिए जाना जाता है? जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए 1767 से 1769 के लिए जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो आपके 1803 से 1805 के लिए जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए 1817 से 1819। और चतुर्थ आंग्ल सिख युद्ध की बात की जाए तो 1845 से 1846। ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वास्तव क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सबसे पहले से शुरुआत करते हुए उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो बहुत सारी घटनाएं इनको करना है, पहले कौन सी हुई फिर बाद में कौन सी हुई। जैसे पाइका विद्रोह की बात किया है तो 1817 में की गई। रामोसी विद्रोह की बात किया है तो 1826 से शुरुआत हुई थी, सॉरी 1822 से शुरुआत हुई थी 1826 तक। गडकरी विद्रोह की बात किया तो आपकी गडकरी विद्रोह जो है आपका कब हुआ था 1844 में। और विशाखापत्तनम विद्रोह की बात की जाए तो 1827 से लेकर 1830 देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा 1 2 4 3 वाला डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे पूना पैक्ट के संदर्भ पर, कौन सा है पूना पैक्ट के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पूना पैक्ट के बारे में कहा जा रहा है विचार करें सही ऑप्शन का 26 दिसंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए, क्या सही है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतीय विधानमंडलों ने दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीट 147 से घटाकर 71 कर दी थी, क्या सही है, हम कहेंगे गलत है, क्योंकि आरक्षित सीटों की संख्या यहां पर बढ़ाई गई थी, 71 से बढ़ाकर यहां पर 147 कर दी गई थी, तो बढ़ाई गई थी ना कि घटाई गई थी। तो ऑप्शन कहेंगे हम यहां पर जो है पहला वाला, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए बात करेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित उनकी साक्षरता दरों पर विचार कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दरों पर विचार करना है, कौन सा यहां पर सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात करें सबसे ज्यादा आपकी यहां पर क्या रहेगी उनकी पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में कितनी रहेगी 76 पॉइंट यहां पर 26% रहेगी, सबसे अधिकतम है। फिर उसके बाद किसकी रहेगी, तो उसके बाद हम कहेंगे आपकी उत्तर प्रदेश की मिलेगी। उत्तर प्रदेश की कितनी 67 पॉइंट आपकी 68%। उसके बाद आपकी झारखंड की बोले तो 66 पॉइंट आपके 41%। और सबसे अंतिम में बिहार की रहेगी आपकी 61.80%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो विचार करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितना 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, करेक्ट है। दूसरा कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या सही है भाई, हम कहेंगे 1102 नहीं उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, किसका उत्तर प्रदेश का। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है, सी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा बांध है जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाएगा, रिहंद बांध। रिहंद बांध को आपको उत्तर प्रदेश में, कहां पर उत्तर प्रदेश में है, जिला पूछा जाए किसमें है तो हम कहेंगे सोनभद्र जिले में है। और इसी जिले में आपकी रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलप्रपात है और राज्य है, कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है। जैसे बात की जाए भंबावली ब्रजई जलप्रपात की बात की जाए आपके महाराष्ट्र राज्य में है, कहां पर महाराष्ट्र में है। कुचिकल जलप्रपात की बात की जाए आपके कर्नाटक राज्य में है। दूध सागर की बात की जाए तो आपके गोवा राज्य में है। और नोहे सियांग जलप्रपात की बात की जाए आपके कहां पर है, कहां पर रहेगा, ये आपके मेघालय राज्य में रहेगा। ऑप्शन हमारा ए वाला सही रहेगा क्योंकि चारों ऑप्शन यहां पर सही मिले हुए हैं। चलिए बात करेंगे नदी है और उत्पत्ति स्थान है, कौन सी नदी किस उत्पत्ति स्थान के लिए जानी जाती है। जैसे कावेरी की बात की जाए, कावेरी आपकी कहां पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कृष्णा की बात की जाए, कृष्णा आपकी महाबलेश्वर की महाराष्ट्र से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। महानदी रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से इसका स्थान उद्गम होता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्य हैं और महत्वपूर्ण खदानें हैं और कौन सा यहां पर सही नहीं है। तो बात करें तो बादाम, उड़ीसा में क्या है बादाम पहाड़ करेक्ट है। झारखंड में नोवा मुंडी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में बेल्लाडिला करेक्ट है। कर्नाटक में तुमकर। अब ये तुमकर कहां पर है, कभी पूछा जाए कि तुमकर कहां पर है तो हम कहेंगे कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह लोह औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो हम कहेंगे यह गलत है। तुमकर क्या है, तुमकर जो है औद्योगिक एवं विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है जाना जाता है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है, गलत है। मतलब पर्वतीय दर्रा है और ऊंचाई है, किस पर्वतीय दर्रा की कितनी ऊंचाई है। तो बात करें इस सिपकीला की बात किया 3000 सिपकीला की बात कीजिए अगर हम हिमाचल प्रदेश में है और शिपकीला की बात किया है तो यहाँ पर 12,894 फीट पर है। जोजिला की बात की जाए तो 11,650 फीट पर है। नाथुला की बात की जाए तो नाथुला आपका जो है 14,450 फीट पर है। और खारदुला की बात किया तो 18,379 फीट पर है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही है।
चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, गलत कौन सा है बात करें, है ना। भीमताल जो है मध्य प्रदेश में एक द्वीप वाली झील है, कहां पर, सॉरी मध्य में एक द्वीप वाली झील है भीमताल, है ना। कहां पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक ऐसी कुमायूं मंडल में भीमताल नगर के समीप है और यह आग मीठे जल की झील के रूप में जानी जाती है, एक द्वीप के बीच में है। चलिए चिल्का झील क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और चिल्का कहां पर है, उड़ीसा में, सबको ही पता होगा। चंद्रताल, चंद्रताल कैसी है भाई, चंद्रताल तटीय झील नहीं है, चंद्रताल आपकी हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति जिले में है। कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो लाहौल स्पीति वाला जो जिला है वहां पर आपकी चंद्रताल जो है झील है और यह हिमाचल प्रदेश में है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है गलत है। और डेबर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और डेबर झील कहां पर है, राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में, तो सी ऑप्शन यहां पर जो है आपका गलत था। काली मृदा के संदर्भ में कौन सा विचार करें, सही ऑप्शन है। काली मृदा के बारे में पूछ रहा है तो रेगूर मृदा, कपास मृदा के नाम से इसको जाना जाता है, तो काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहते हैं और कपास मृदा भी कहते हैं, करेक्ट है। नाइट्रोजन फास्फोरस कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है, अरे भाई इसमें एक बात की जाए, नाइट्रोजन फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी मिलती है ना कि समृद्धता होती है, तो हम कहेंगे कमी देखने को मिलती है, तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। पूछा सही कौन सा है, डी रहेगा, पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। बात कर देंगे निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है, करेक्ट है। तुंगभद्रा जल विवाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब भाई तुंगभद्रा जल विवाद की बात की जाए आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है, किसके, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच में है, छत्तीसगढ़ की तो नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत है। जबकि कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में है और गोदावरी जल विवाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा के बीच में है, ये भी सही, तो सी ऑप्शन जो है आपका गलत था। तुंगभद्रा जल विवाद आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। बात करेंगे सिंदरी उर्वरक संयंत्र, क्या है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सिंदरी उर्वरक संयंत्र के बारे में बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला रासायनिक उर्वरक संयंत्र है, क्या सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। और याद रखना है सिंदरी वर्तमान में किस राज्य में है, तो आपको ये भी रखना है झारखंड राज्य में, कहां पर है, झारखंड राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 और सूची 2 है परियोजना और राज्य है, कौन सी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। जैसे कोयना परियोजना की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य सम्मिलित है। मचकुंड परियोजना की बात करें यहाँ पर, कौन सी, मचकुंड परियोजना की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सम्मिलित है। माही परियोजना की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सम्मिलित है और मयूर राक्षी की बात की जाए तो झारखंड, पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। ऑप्शन हमारा जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शिखर एवं ऊंचाई, कौन सी शिखर की ऊंचाई कितनी है। जैसे गुरु शिखर की बात की जाए 1700 कितनी है, 1722 मीटर है, चौथे से मिलाएंगे। सद्भावना शिखर की बात की जाए आपकी 752 मीटर है। धूपगढ़ की बात की जाए 1350 मीटर है और अरमाकोंडा की बात की जाए, कौन सा, अरमाकोंडा की 1680 मीटर है। तो इन सभी को आपको ये जो मिला दिए याद रखना है ना, इन सभी को याद रखना है। जैसे गुरु शिखर की बात की जाए आपकी कहां पर है, अरावली पर्वतमाला पे है। सद्भावना शिखर की बात की जाए तो बिंद पर्वतमाला पर है। धूपगढ़ की बात की जाए सतपुड़ा पर है और अरमाकोंडा की बात की जाए आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में खनिज उत्पादन पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत में खनिज उत्पादन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो अभ्रक है वह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में उत्पादित होता है, सही है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज, क्या है, झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज, क्या सही है, दोनों सही है, तो हमारा सी रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, विश्व में कच्चे इस्पात का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है। भाई बात कर रहा है कि यहां पर आपकी क्रूड स्टील का, कच्चे इस्पात का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो हम कहेंगे चीन है। कौन सा रहेगा, चीन रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अल्पेशियन क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। तो संयुक्त राज्य हमें यूएसए में कह रहा है कि अल्पेशियन क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है, यहां पर कौन सा खनिज जो है पाया जाता है, हम कहेंगे कोयला पाया जाता है। कौन सा, कोयला को पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्ववती धारा प्रणाली के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो विश्ववती धारा प्रणाली के बारे में, तो विश्ववती धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, कैसी, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, करेक्ट है। विश्ववती प्रतिधारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, क्या सही है, हम कहेंगे ये भी सही है, क्योंकि वह विश्ववती जो प्रतिधारा है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, तो दोनों सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करेंगे ध्रुवीय भूरमिल। क्या है? ध्रुवीय भूरमिल के कौन सा कथन सही है? ध्रुवीय भूरमिल के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है सही है? पोलर वोर्टेक्स के बारे में, है ना। अगर इंग्लिश में बात करें पोलर वोर्टेक्स के बारे में कौन सा सही है, तो हम कहेंगे ध्रुवों के ऊपर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, उसे हम पोलर वोर्टेक्स कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश है और राजधानी है, कौन सा देश किस राजधानी पे संबंधित है? जैसे बात की जाए, अगर हम बात करें यहाँ पर बोत्सवाना, बोत्सवाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे बोत्सवाना की राजधानी नोम पेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नोम पेन हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर गैबोरोन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोत्सवाना की राजधानी जो है आपकी गैबोरोन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैबोरोन हो जाएगी, है ना, गैबोरोन हो जाएगी। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाती है। अजरबैजान की राजधानी पूछे जाए तो अजरबैजान की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? बाकू। क्या हो जाएगी? बाकू हो जाएगी। और कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी नोम पेन। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ मरुस्थल है और एक तरफ देश है, बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? अटाकामा की बात की जाए चिली में, मतलब कि आपके साउथ अमेरिका में है। नेरी मरुस्थल कहां पर है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन। नेरी जो है आपका केन्या में है। कहां पर? केन्या में है। गिब्सन मरुस्थल की बात किया तो ऑस्ट्रेलिया में है और कालाहारी बोत्सवाना में है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी वाला यहां पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित युग्मों में बताइए महासागरीय धारा है, विशेषता स्थान है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है इसकी बात कर रहा है? तो अग्लुहास धारा जो है अफ्रीका के पूर्वी तट के समानांतर दक्षिण की ओर प्रवाहित धारा होती है, करेक्ट है। सोमाली धारा गल्फ स्ट्रीम के अनुरूप और मानसून से प्रभावित है, ये भी सही है। कैनारी धारा उत्तर पश्चिम अफ्रीका के अंत से दक्षिण की ओर प्रवाहित शीत धारा है, ये भी सही है। फॉकलैंड की धारा जो है दक्षिण अटलांटिक में समशीतोष्ण जलवायु के लिए उत्तरदायी, उष्ण हम कहेंगे नहीं, ये आपकी गलत है भाई। फॉकलैंड धारा जो है आपकी एक शीत धारा होती है और अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा की एक शाखा के रूप में इसको जाना जाता है। शील्ड ज्वालामुखी, बढ़िया क्वेश्चन है। शील्ड ज्वालामुखी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए शील्ड ज्वालामुखी के अगर बारे में बात करें तो यह ज्वालामुखी अधिकतर बेसाल्ट से बने होते हैं, जो एक प्रकार का लावा होता है और उद्गार होने पर अत्यधिक तरल हो जाता है। क्या होता है? तरल होता है। हम कहेंगे पहला तो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेंट उद्गम स्थान के पास लावा के तीव्र, अरे गलत है ना, पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है। स्ट्रेटो जो वोल्केनो विपरीत होते हैं, ध्यान रखिएगा, शील्ड ज्वालामुखी, है ना। चलिए बात करेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में पृथ्वी चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूम जाती हैं। जो पृथ्वी चक्रवात आता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? दक्षिणावर्त घूम जाएंगे, करेक्ट है। हम कहेंगे चक्रवात का आश्रय निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर से अंदर की ओर तीव्र वायु परिसंचरण होता है। जो होता है आप क्या होता है चक्रवात में? निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर से अंदर की ओर क्या होता है भाई? तीव्र वायु का परिसंचरण होता है। तो हम कहेंगे भाई ये भी सही है, ऑप्शन हमारा सी रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। चक्रवात आमतौर पर तीव्र तूफान और खराब मौसम से संबंधित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं है भाई? शीतोष्ण घास का उदाहरण कौन सा नहीं है? यूरेशियन स्टेपीज है, उत्तरी अमेरिका में पेरेरीज में है, अर्जेंटीनम पंपास भी है। भाई उप सहारा अगर वन की बात की जाए, उप सहारा की बात की जाए, जो सवाना है वो आपकी कैसे है? शीतोष्ण है? नहीं, हम कहेंगे उष्ण है। कैसे हैं? उष्ण है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्दनकारी भू आकृतियों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपर्दनकारी भू आकृतियों के बारे में अगर विचार करें, जो गार्ज होते हैं, गार्ज की चौड़ाई शीर्ष और तल पर लगभग एक समान होती है। कैसी होती है? शीर्ष और तल पर एक समान होती है, सही है। कैनियन की चौड़ाई तल की अपेक्षा शीर्ष पर अधिक होती है, ये भी करेक्ट है। तो सी रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन सही है। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ देश है और एक तरफ नदी है, कौन सा देश किस नदी से संबंधित है? जैसे फ्रांस की बात की जाए तो दारदोंगने नदी से संबंधित है। फिनलैंड की बात की जाए, अब फिनलैंड में कौन सा है? तो फिनलैंड में हम कहेंगे केबी नदी है। और स्कॉटलैंड की बात किया तो डॉन नदी है और नीदरलैंड की बात किया तो राइन नदी है। ऑप्शन आपका जो हमारा है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। डॉन नदी जो है उत्तर पूर्वी स्कॉटलैंड के एवरडीन शायर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डॉन नदी कहाँ पर है? स्कॉटलैंड जो आपका एवरडीन शायर है वहां पर स्थित है और ये गैम्ब्रियन पर्वत से जो है निकलती है। वहीं अगर कैमी नदी की बात करें, ये वाली जो कैमी नदी है, इस कैमी नदी की बात करें तो उत्तरी फिनलैंड में स्थित है, मतलब जो फिनलैंड वाला एरिया है नॉर्थ वाला, वहां पर स्थित है। और यह फिनलैंड की मतलब उस देश की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है और इसका उद्गम जो है रूसी सीमा के निकट से होता है। खैर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस तरफ देश है और झील है, कौन सी देश किस झील में स्थित है। तो बात करी जाए जैसे कनाडा में, कनाडा में अगर आप देखोगे तो आपको विनिपेग झील देखने को मिलेगी। कौन सा? विनिपेग झील। कजाकिस्तान में बात की जाए तो कजाकिस्तान में आपको बालखस झील देखने को मिल जाएगी। मलावी की बात की जाए तो मलावी में आपको न्यासा झील देखने को मिलेगी और बोलीविया में टिटिकाका झील देखने को मिलेगी। टिटिकाका झील एक ऐसी झील है, सबसे ऊंची नौकम वाली भी झील है, साथ में इसका दूसरा नाम हनीमून झील भी नाम से भी जानते हैं। कभी एग्जाम में अगर ये भी आ जाए हनीमून झील कैसे कहते हैं, टिटिकाका झील को ही कहते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ जल डमरू मध्य है और जोड़ता है, कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट जो होता है वो किस को जोड़ता है, इसकी बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन है कि यहाँ पर, हाँ जी ऑप्शन है यहाँ पर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जैसे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य की बात किया है तो जिब्राल्टर जो है आपके किसको जोड़ता है, तो हम कहेंगे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जोड़ता है, करेक्ट है मिलान। मलक्का जल डमरू मध्य की बात की है तो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, दूसरे से मिला देंगे, ये भी सही मिला है। होर्मुज जल संधि, होर्मुज जल संधि आपकी इंग्लिश नहीं फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। होर्मुज जल संधि चौथे से मिलाएंगे। और डोवर जल संधि जो है आपकी इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, यहाँ पर तीसरे से मिला देंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। अब इनमें से चारों में ऐसा कह रहा है कि वलित पर्वत का कौन सा उदाहरण नहीं है। अब मतलब तीन पता है तो चौथा अपने आप निकल जाएगा। आल्प्स वलित पर्वत का उदाहरण है, रॉकी ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है, एंडीज भी वलित पर्वत का उदाहरण है। सियरा निवादा क्या है, सियरा निवादा क्या वलित पर्वत का उदाहरण नहीं। हम कहेंगे सियरा निवादा जो है वो आपकी वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, जबकि ब्लॉक पर्वत या ब्रिंसन क्रिया से द्वारा जो है इसका सियरा निवादा का निर्माण हुआ है। तो वलित पर्वत का निर्माण जो है सियरा निवादा से संबंधित नहीं है। प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भाई प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। वह कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, करेक्ट है। गुजरात वाले क्षेत्र में और आपके जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र वहां पर कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, करेक्ट है। जैव विविधता और उत्पादकता की दृष्टि से ये समुद्री क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समान होते हैं, तो हम कहेंगे भाई ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही है। चलिए एक तरफ आता है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क होते हैं, दूसरे तरफ है स्टेट, कौन से राज्य में आपका नहीं है सही। तो एक गलत है, बाकी तीन सही हैं। जैसे बात की जाए कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, करेक्ट है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये भी करेक्ट है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ये भी करेक्ट है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें छत्तीसगढ़ में क्या, नहीं। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो सी वाला डी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर गलत था। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और ऐसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश में तो और भी है, पर हमारे क्वेश्चन में दो हैं तो हम दो पर बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विचार करना है। देखते हैं, तालाब एवं झीलें अलवड़ी जल के पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे सामान्य उदाहरणों में से एक है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। जो तालाब और झीलें होते हैं वो अलवड़ी जल के पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है आपका इकोलॉजिकल सिस्टम या फिर इकोसिस्टम जो होता है वो सामान्य उदाहरणों में होता है, करेक्ट है। उथले समुद्र और खुले महासागर खारे जल के पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। क्या ये सही है? नहीं। हम कहेंगे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में उथले समुद्र और खुले महासागर शामिल होते हैं, लेकिन इनकी लवणता जो मात्रा है वो समुद्री जल के समान 35 पीपीटी या फिर उससे अधिक होती है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। जबकि मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्र में जैसे झीलें, तालाब, दलदल, जलकुंड, झरने आदि जो होते हैं उनमें अगर लवणता की बात किया तो मात्र 5 पीपीटी होती है। ध्यान रखिए कितना, 5 पीपीटी होती है, ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो प्रवासी जो प्रजाति होते हैं, जो माइग्रेट जो स्पीसीज होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि विचार करें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है ना, जो बॉन कन्वेंशन है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा कहता है इस पर 1969 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1973 में लागू हुआ। क्या ये सही है? नहीं, हम कहेंगे इस पर 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे। क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। और 1983 में, कब? 1983 में इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो यहां पर देखा जाए तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है। 1 मार्च 2022 को, ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 2022 तक इस सम्मेलन में 133 जो सदस्य देश हैं वो इसमें शामिल हो चुके थे। 2022 तक की बात कर रहा है ना, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है पहला वाला सही है ना, केवल पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। दिवस है और तिथि है, कौन सा दिवस किस तिथि से संबंधित है? तो यहाँ पर जैसे बात करें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, करेक्ट है। विश्व जल दिवस की बात किया है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो रहेगा आपका डी वाला रहेगा, क्योंकि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को, और आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चराई देव मोइदम। क्या है? चराई देव मोइदम के बारे में बताओ, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो मोइदम से संबंधित आपका क्वेश्चन आया तो समझ गए होंगे, है ना। इसे भारत में 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। क्या सही है? हाँ बिल्कुल, इसे 43वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अहोम वंश की समाधि स्थल को ही चराई देव मोइदम के नाम से इसको जाना जाता है। और 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की गई थी नई दिल्ली में, जहां पर 43वीं यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में चराई देव मोइदम को शामिल किया गया है। दक्षिण भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब ये एक बात बताओ, दक्षिण भारत का है कि पूर्वोत्तर भारत का है? दक्षिण भारत का है या पूर्वोत्तर भारत का है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे भाई दूसरा वाला तो गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत में थोड़ी असम राज्य है, असम राज्य तो पूर्वोत्तर भारत में है। तो आपका ऑप्शन केवल पहला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैर संचारी रोगों। क्या है? गैर संचारी रोगों, एनसीडी के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए जैसे बात करते हैं, एनसीडी को दीर्घकालिक या क्रॉनिक रोग के नाम से भी जाना जाता है, हम कहेंगे करेक्ट है। दूसरा है प्रमुख एनसीडी में हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, श्वसन तंत्र संबंधी रोग और डायबिटीज जो है मधुमेह हो सकते हैं। तो ऑप्शन दोनों सही हैं, आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर करेक्ट है। हृदयघात मतलब समझते हो ना, हृदयघात का मतलब होता है हृदय संबंधी हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक से संबंधित होता है ना। तो आपको स्ट्रोक, कैंसर, ये सब बीमारी हो सकती है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? वही वॉशिंग सोडा का सूत्र की बात कर रहा है तो Na2CO3.10H2O वो आपका किसका होता है? आपके वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे पंख किसका उदाहरण है। अब भाई कितना छोटा क्वेश्चन है, पंख किसका उदाहरण है? तो हम कहेंगे पंख जो है सॉल का उदाहरण होता है। इंग्लिश में भी देख लिया करो, सॉल का उदाहरण जो है पंख होता है। पंख मड मतलब समझते हो ना, कीचड़ जिसे इंग्लिश में मड कहते हैं, और एक प्रकार का सॉल होता है, तो पंख उसी को कहते हैं। ध्यान रखो, जो एक कोलाइडल तंत्र से जो है निर्मित होता है। इसमें ठोस कण महीन द्रव माध्यम से जल में फैले रहते हैं, जैसे कीचड़ में मग कहते हैं। अच्छा, बहुत सारी जगह पे ना मड की थेरेपी भी की जाती है, गर्म मड की थेरेपी की जाती है, हल्का गर्म होता है बस एक तरीके से। चलिए एईडी का पूर्ण रूप क्या है? भाई एईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो हम कहेंगे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? कहेंगे सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो आपका है एईडी का पूर्ण रूप होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो हम कहेंगे विटामिन किससे हो सकता है? डी से हो सकता है। विटामिन डी की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपका हो सकता है। विटामिन डी क्या करता है? शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आंतों में भोजन में से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, गुर्दों के कैल्शियम को पुनः अवशोषण करने में सहायता करता है, अन्यथा क्या होता है? मूत्र के माध्यम से बाहर जो है निकल जाता है। तो अगर विटामिन डी की कमी होती है एक तरीके से, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है रोग भी हो सकता है। पादपों में फ्लोएम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? तो जो पादपों में
पौधों में, प्लांट्स की बात करें, किसकी, प्लांट्स की बात कर रहा है। प्लांट्स में जो फ्लोएम होता है वो किसका परिवहन, किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, आप कहोगे आहार का। किसका करता है, फूड का करता है, जल का नहीं करता है ना। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जो होता है आपके आहार का, भोजन का जो होता है, क्या करता है, आपका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग गैस, हंसने वाली जो गैस होती है, किसको जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ये क्वेश्चन PYQ में अगर देखोगे बहुत पहले भी आ चुका है, शायद हो सकता है फिर से पूछा जाए। तो लाफिंग गैस को जो है नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, या नाइट्रस ऑक्साइड से ही होती है। फलीदार फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। वही फलीदार फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सबसे अधिक जो है किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन रहेगा राइजोबियम का उपयोग जो है किया जाता है। किसका, राइजोबियम का उपयोग जो है किया जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी गैस अक्रिय गैस या विरल गैस है, तो इन चारों में एक विरल या अक्रिय गैस इनमें कौन सी है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन या फिर क्लोरीन। तो ऑप्शन में कहोगे आप नियोन एक ऐसी है जो अक्रिय गैस है, ध्यान रखिएगा है, कैसी है, अक्रिय गैस है, ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। राशि है और SI मात्रक है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बात करें जैसे आवृत्ति, आवृत्ति जो है हर्ट्ज में करेक्ट है। दाब पास्कल का मात्रक, ये भी करेक्ट है। पदार्थ के मोल होता है। शक्ति का जूल होता है क्या, नहीं, शक्ति का जूल नहीं होता है, वॉट होता है। क्या होता है, वॉट, वॉट शक्ति का मात्रक होता है। जूल जो होता है ऊर्जा का कार्य के लिए होता है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे आपका ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पर गलत था। शक्ति का क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, है ना। और जूल का क्या हो जाएगा, जूल जो है ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा या कार्य का जो है मात्रक होता है। कीट बच्ची पौधों के संदर्भ पर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कीट बच्ची पौधों के बारे में बात कर रहा है ना। कीट बच्ची पौधों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए देखते हैं। लगभग सभी कीट बच्ची पौधों का कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। भाई क्या ये सही है, भाई कैसे कह सकते हो कि जो सभी कीट बच्ची पौधे होते हैं उनको कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है, भाई गलत है। उद्यानिकी मृदा कीट बच्ची पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो उद्यानिकी मृदा होती है वो कीट बच्ची पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऑप्शन केवल दूसरा सही लिखा है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अधिकांश जो मांसाहारी पौधे होते हैं उच्च आर्द्रता वाले पर्यावरण में उगते हैं। आवश्यकता की पूर्ति एक इंडोर टेरिटोरियम या किसी आर्द्र क्षेत्र में स्थित बाहर दलदली बगीचे में इनकी कृषि के लिए भी की जा सकती है। तो कम आर्द्रता की आवश्यकता इसमें नहीं बल्कि उच्च आर्द्रता की होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। भाई मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, है ना, मास्टर ग्लैंड जो है किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड की बात किया है तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसे हम मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भाई सामान्य नाम है और वैज्ञानिक नाम है, कौन सा सही नहीं है। जैसे बात करें मटर का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम जो होता है वो क्या होता है, हम कहेंगे पाइसस सटाइवम होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। मूंग का रासायनिक नाम की बात किया है तो फेजुलस ऑरियस होता है, ये भी करेक्ट है। सोयाबीन की बात किया है, सोयाबीन की बात अगर हम करें यहाँ पर तो आपका साइरस एरिटिनम नहीं होता है। साइरस एरिटिनम जो होता है वो चना का वैज्ञानिक नाम है, किसका, चना का। तो सोयाबीन का क्या है, सोयाबीन का ध्यान रखो आप, ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है सोयाबीन का। और साइसर एरिटिनम जो है चना का होता है। और अरहर की बात किया तो कजान होता है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन गलत था, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट थे। हाथों की भुजाओं की धमनियों में रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाथों से आपने देखा होगा अगर ब्लड प्रेशर बीपी को जो नापा जाता है तो हाथ में कुछ पहना दिया जाता है, लगा दिया जाता है, उससे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नापते हैं। लेकिन किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्नोमीटर का, मैग्नोमीटर का प्रयोग जो है किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क होता है। सेरेबम होता है जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं और इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं, वह सबसे बड़ा मानव मस्तिष्क का भाग होता है, ध्यान रखना है। चलिए, राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 1/3 सदस्य की बात कर रहा है कि भाई 1/3 सदस्य जो है कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं।
हम कहेंगे प्रत्येक 2 वर्ष में जो आपके हैं 1/3 सदस्यों का निर्वाचित होता है और फिर उतने ही सदस्यों को चुनाव कर लिया जाता है और राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। एक तरफ समिति और वर्ष है, कौन सी समिति, किस वर्ष में समिति गठित की गई थी। जैसे सरकारी आयोग की बात किया तो 1983, क्या की गई थी 1983। थुंगन समिति की बात किया तो 1988, LM सिंघवी समिति की बात किया तो 1986 और हनुमंत राव समिति की बात किया तो 1984। अब आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, हमने सामने सामने लिख दिए हैं, अब आपको याद हो जाएगी। सरकारी आयोग 1983, थुंगन समिति 1988, LM सिंघवी समिति 1986 और हनुमंत राव समिति 1984 से संबंधित है। और ये समितियों का कार्य भी अलग अलग रहा है ना, ये अलग कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें बात करेंगे। भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लोकसभा के द्वारा प्रतिवर्ष हर साल इसके सदस्यों में 15 सदस्यों का चयन जो है किया जाता है। अब भाई 15 सदस्यों किया जाता है, कितनी सदस्यों का, तो हम कहेंगे प्राक्कलन समिति जिसे एस्टिमेट समिति भी कहते हैं 30 सदस्यों का जो है चुनाव करती है लोकसभा, है ना। यह समिति कार्यकाल 6 माह का होता है, तो 6 माह का नहीं होता है बल्कि केवल 1 वर्ष का होता है। कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग, कौन सा, IX, है ना, भाग IX जो है जोड़ा गया। अब बताइए शामिल, IX का मतलब 11वां भाग जोड़ा गया था। अब किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज से जो है संबंधित है। और इसमें आर्टिकल जो है 243 से लेकर 243O तक जो है जोड़े गए थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और निदेशक DPSP में बात किया तो आर्टिकल 40 जो है आपका 40 वाला जो है आपका पंचायती राज से ही संबंधित भी है ना। चलिए, भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में अगर मान्यता प्राप्त करने की शर्तों में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। भारत में अगर नेशनल पार्टी बनना हो, जैसे बीजेपी है ना, आम आदमी पार्टी है, BSP है, तो भाई क्या हासिल करना होगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन सही है देखते हैं। यदि कोई दल कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीटें जीत लेता है तो उस राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है, करेक्ट है। यदि किसी दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे भी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो दोनों सही रहेंगे, हमारा रहेगा सी वाला, 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये तो आपको पता होगा ना कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कमेंट करके बताओ। भारत में नेशनल पार्टी कितनी है, बताइए। भारत में नेशनल पार्टी वर्तमान में कितनी है, जिसको नाम पता है वो नाम भी बता सकता है, वरना आंकड़ा तो बता ही दो कितनी नेशनल पार्टी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद को धारण करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष ध्यान रखना है और हाई कोर्ट का 62 वर्ष, है ना, ये दोनों को आप थोड़ा याद करो। दूसरा क्वेश्चन इसमें ही है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। क्या ये सही है? अरे भाई गलत है। क्यों? किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक, कितना, कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो तब वह नियुक्त होगा। तो हम ऑप्शन कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य विधानमंडल किसी पंचायत को निम्नलिखित में से क्या उद्गृहित, संग्रहित, उपनियोजित करने के लिए अधिकार कर सकता है? कर, टोल, शुल्क या फिर फीस। तो इनमें से आप क्या कहोगे? हम कहेंगे चारों। क्या कहेंगे? चारों कर सकता है। राज्य विधानमंडल किसी पंचायत को उद्गृहित भी कर सकता है, संग्रहित भी कर सकता है और विनियोजित भी जो है कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कर हो, टोल हो, ड्यूटीज हो या फिर फीस हो, इन सभी चारों में ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे, 83 क्वेश्चन आ गया है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो भारत के महान्यायवादी के बारे में कहा जा रहा है, सही ऑप्शन कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। क्या ये करेक्ट है? हम कहेंगे भाई ये तो करेक्ट नहीं है। क्या है? ये करेक्ट नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ना कि आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश करेगा। तो पहला वाला गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, करेक्ट है।
सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में उपस्थित होता है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा तो सही है महान्यायवादी के बारे में, जबकि पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत था। चलिए बात करेंगे, एक तरफ आर्टिकल है और एक तरफ प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल किस प्रावधान से संबंधित है। जैसे बात की जाए आपका अनुच्छेद 243 भी पंचायतों के गठन से संबंधित है, करेक्ट है। अनुच्छेद 243 से पंचायतों की संरचना से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 243 डी पंचायतों की सीटों के आरक्षण संबंधित है, ये भी सही है। और आर्टिकल 243 ई जो है पंचायतों की अवधि संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन चारों जब मिले हैं तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में हम देखेंगे चारों ऑप्शन हमारे सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाई उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बात ऑप्शन सही है। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह सभा की कार्रवाई की अध्यक्षता भी करता है, जिस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष भूमिका निभाता है। दूसरा कहता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके दौरान एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना होता है। भाई गलत लिखा है, अनुच्छेद 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से अगर उसका पद रिक्त है, उस दशा में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के कार्यों का जो है निर्वहन करता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रिक्ति के बाद नियुक्ति के लिए नए राष्ट्रपति के निर्वाचन रिक्त होने के 6 माह के अंतर्गत जो है हो जाना चाहिए, ना कि 90 दिन। तो दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। चलिए बात करेंगे, किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद धारण किया है। भाई ऐसे कौन से व्यक्ति जिसने उपराष्ट्रपति का पद धारण जो है किया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह बिल्कुल किया है, ज्ञानी जेल सिंह नहीं किया है, कृष्णकांत इन्होंने किया है, शंकर दयाल शर्मा ने किया है। तो 1, 3, 4 सही है, तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, जबकि ज्ञानी जेल सिंह ने नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बात करेंगे, राज्य है और लोकायुक्त की स्थापना है, जो आपके ओम्बुड्समैन होते हैं एक तरीके से लोकायुक्त, है ना, उस कहां पर कब स्थापना की गई। जैसे बात की जाए लोकपाल लोकायुक्त जो अधिनियम 2013 के अनुसार बात करें, उड़ीसा की 1970 में, बिहार 1973 में, उत्तर प्रदेश 1975 में और मध्य प्रदेश 1981 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुच्छेद और प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद किस प्रावधान से संबंधित है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, है ना। चलिए बात करेंगे, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 225 किसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 225 जो है आपके क्या करेगा भाई, कहेगा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में। अनुच्छेद 225 क्या करेगा, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में जो है बात करेगा, है ना। अनुच्छेद 226 किसके बारे में बात करेगा। अनुच्छेद 226 जो है, अनुच्छेद 226 की बात की जाए तो आपके कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बात करेगा। अनुच्छेद 228 किसके बारे में बात करेगा, तो अनुच्छेद 228 जो है आपका, अनुच्छेद 228 जो है वो किसके बारे में बात करेगा, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित बात करेगा। और अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के एक ही राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात करेगा। तो आपको 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में, 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय शक्ति के बारे में, अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के अंतरण के बारे में, अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के बारे में बात करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी, संविधान के आर्टिकल 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। भाई 213 में किसको है, राज्यपाल को है या राष्ट्रपति को है। तो हम कहेंगे 213 में तो राज्यपाल को है, तो फिर राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति को 123 आर्टिकल में है, ठीक है। तो पहला वाला गलत। कोई भी अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के विश्रांति काल पश्चात पुनः संवेद की तिथि से 6 माह की अवधि के समक्ष जो है रखा जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। भाई अध्यादेश जारी हो गया, राष्ट्रपति ने कर दिया, लेकिन संसद का जैसे ही शांतिकाल खत्म हुआ, है ना, और तुरंत 6 सप्ताह के बाद जो है इसको रखा जाता है। तो केवल बी ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किस भाग में आता है, हम कहेंगे भाग
4 में आता है, जिसमें डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, हिंदी में जिसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भाग 4 में भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बात की गई है। 12 से कितना है, 12 से आर्टिकल कितनी बात की गई है, 36 से 51 के बारे में जो है बात की गई है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भाई भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात करा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। संघ सरकार की कार्यपालिका संरचना का सर्वोच्च निकाय होता है, बिल्कुल सही है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, ये भी सही है, ऑप्शन सी रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। अनुच्छेद है और प्रावधान है, किस आर्टिकल में किस प्रावधान से संबंधित जो है बातें की गई हैं। जैसे बात करें आर्टिकल 48A में, 48A में किसके बारे में बात की गई है, तो 48A जो है आपका पर्यावरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण के बारे में बात करता है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 49 किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 49 जो है इसके बारे में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं स्थानों के बारे में बात करेगा, है ना। आर्टिकल 50 किसके बारे में बात करेगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण के बारे में। और आर्टिकल 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि के बारे में बात करता है, ऑप्शन यहाँ बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जाती है। भाई जो आपकी हैवियस कॉर्पस जो है आपकी रिट है, वो आपकी किस मामले में जारी नहीं की जाती है, ऑप्शन बताइए कौन सा इसमें सही रहेगा। तो जब निरोध विधिपूर्ण हो, बिल्कुल इसमें नहीं की जाएगी। जब कार्रवाई विधानमंडल या न्यायालय अवमान्य के लिए हो, इसमें भी रिट जारी नहीं की जाएगी। जब निरोध किसी समक्ष न्यायालय में हो, इस पर भी रिट जारी नहीं की जाएगी। जब निरोध न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत ना हो, इस पर भी। तो हम कहेंगे सी रहेगा, 1 2 3 4, ये चारों ही मामले ऐसे हैं जिसमें आपकी को प्रस्तुत किया जाए, मतलब कि हैवियस कॉर्पस जो आपके शाब्दिक अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें रिट जारी नहीं की जा सकती है। आपका रहेगा सी वाला, चारों ही ऑप्शन में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद और प्रावधान है, किस आर्टिकल में किसका प्रावधान है, तो यहां पर बात की जा रही है ना। वैसे क्वेश्चनों को थोड़ा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, है ना। चलिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति। भाई किसी, है ना, क्या कह रहा है, किसी धर्म विशिष्ट की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति जो है किस आर्टिकल में आएगा, तो हम कहेंगे आर्टिकल 27 में इसका वर्णन है। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बात करें, आर्टिकल 26 में इसकी बात की गई है। चलिए बात करें अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में, आर्टिकल 25 के बारे में बात की गई है। राज्य के द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता की बात की जाए, तो भाई आर्टिकल 28 में बात जो है की गई है। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल सामने लिख दिए हैं, जिससे आपको थोड़ा याद रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे थे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। भारत में मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो भारत में मूल अधिकारों के निलंबन के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मूल अधिकारों को कार्यपालिका के किसी भी साधारण आदेश के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, किसी भी साधारण आदेश के द्वारा निलंबित नहीं किया जाएगा मूल अधिकारों को। अनुच्छेद 19 को केवल बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर ही निलंबित किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो डी वाला हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स में आपके 20 और 21 ऐसे 2 आर्टिकल है जिसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन हमारा जो रहेगा आपका डी वाला, 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन उनके महत्व हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए बात करें 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 भारत के राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया था, करेक्ट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया है, जिसे लघु संविधान की भी श्रेणी में रखते हैं, ये भी सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में शामिल, भाई संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है ना, आर्टिकल 300 के तहत, तो हम कहेंगे भाई ये वाला सी वाला गलत है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए, बी और डी करेक्ट है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। चलिए बात करेंगे अनिवासी भारतीय एनआरआई के बारे में बात करा है, नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलिए बात करें, जैसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 365 दिनों में कम समय के लिए भारत में निवास, क्या ये सही है? भाई अनिवासी की परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति भारत में यदि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से, कितना 182 दिनों से
कम समय निवास करता है तो एनआरआई माना जाएगा। तो 365 दिन नहीं बल्कि 182 दिन से अगर कम समय में निवास करेगा तो उसको एनआरआई हम क्या कहेंगे, मानेंगे। तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। रोजगार के उद्देश्य से भारत से बाहर गया व्यक्ति या भारत से बाहर निवास करने वाला व्यक्ति को हम एनआरआई कह सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा केवल दूसरा वाला सही है, ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, जबकि पहला वाला गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से व्युत्पन्न नहीं है? भाई कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। तो केंद्र की अफसर शक्तियां कनाडा से ली गई, केंद्र एवं राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता भी कनाडा से ली गई, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये आपके कनाडा से नहीं ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका यहाँ पर सही नहीं है? भाई गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए बात ही करें। जैसे गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण अग्रवाल से गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण अग्रवाल से संबंधित है, करेक्ट है। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण संबंधित है, ये भी करेक्ट है। जन योजना एम एन राय संबंधित है, ये भी करेक्ट है। विश्वेश्वरैया योजना घनश्याम बिड़ला, नहीं। आपकी अगर बात करें हम विश्वेश्वरैया योजना की तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में उल्लेखित किया गया है। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही थे। और सर्वोदय अगर योजना की बात अगर हम, अच्छा मैंने कर ली है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए, यह ऊर्ध्वाधर उपागम का अनुसरण करता है। भाई साहब नीति आयोग केवल कैसा है? सलाहकारी है, पहली बात तो। और यह ऊर्ध्वाधर उपागम का अनुसरण नहीं करता है, बल्कि कार्य प्रणाली ऊर्ध्वाधर थी। नीति आयोग की कार्य प्रणाली अवरोध है, योजना आयोग की कार्य प्रणाली थी वो ऊर्ध्वाधर थी। नीति आयोग की कैसी है? नीति आयोग की अधरोध है। कैसी है? अधरोध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर जो है योजना आयोग की थी, पहला वाला गलत हो गया। यह नीतियों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों का धन आवंटन कर सकता है। तो राज्यों का धन आवंटन करेगा? अरे भाई नहीं करेगा, पहले ही बताया मैंने, सलाहकारी के रूप में यह कार्य करता है। तो दूसरा वाला भी गलत है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए 101 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेके 1956 पर थी और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, करेक्ट है। यह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित के लिए की गई थी। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो ए वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यों के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सही बताना है कि आरबीआई के कार्यों के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नवीन मुद्रा निर्माण मतलब कि इश्यू ऑफ न्यू करेंसी आरबीआई करता है, करेक्ट है। ऋण नियंत्रक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट ये भी आरबीआई करता है, ये भी ठीक है। अंतिम ऋणदाता लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट जो है आपका आरबीआई करता है, ये भी करेक्ट है। तीनों ही सही है, तो हमारा बी रहेगा 1, 2, 3 आरबीआई के कार्यों के बारे में सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के बारे में विचार करना है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में की गई है, 1975 में की गई है, पहला वाला सही है। आरआरबी में केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 35%, प्रायोजक बैंक जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनकी 15% की हिस्सेदारी होती है। क्या ये सही है? तो हम बोलेंगे भाई गलत है। क्यों? केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इनकी 50% होती है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जैसी नाम आए तो आपको बताना है केवल 15% होती है, और यहाँ पर लिखा है 35%, गलत हो जाएगा। और जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनकी 35% हिस्सेदारी होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है। हम सी वाले पे टिक यहाँ पर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सरफेसी अधिनियम, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेसी अधिनियम के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए बात करें, सहकारी बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। भाई सहकारी बैंक क्यों नहीं है? सहकारी बैंक भी इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और लागू करते हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। इससे बैंकों को न्यायालय के हस्तक्षेप से गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति नहीं। जो आपके बैंक और वित्तीय संस्थानों को न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना
जो संपार्श्विक रूप से गिरवी रखी हुई आवासीय वाणिज्यिक आस्तियां होती हैं उस पर नीलामी करने का अधिकार होता है, ना कि जो न्यायालय के हस्तक्षेप में रखी होती है उस पर। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे सांविधिक चलन निधि अनुपात। बात कर रहा है कि स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। SLR की अधिकतम सीमा 25% है। भाई SLR की अधिकतम सीमा 25% है क्या? हम कहेंगे भाई ऐसा कोई अधिकतम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तनीय दर होती है। RBI के द्वारा अर्थव्यवस्था में चलन निधि क्या होता है? RBI के द्वारा अर्थव्यवस्था में चलन निधि होती है, परिवर्तनीय दर होती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें अधिकतम सीमा कितनी है, तो हम कह सकते हैं 40% जो है अधिकतम सीमा को बताया गया है। 25% नहीं बताया गया बल्कि 40% बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। इसे RBI के द्वारा तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, कि हर साल क्वार्टरली बेसिस पर जो है इसको चेंजेस किया जाता है। तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? भाई डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण इनमें से कौन कौन सा नहीं है? तो संपदा कर है, बिल्कुल है ना, जो आपका स्टेट टैक्स लगता है। प्रतिभूति लेन देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है। मूल वर्धित कर, भाई मूल वर्धित कर जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है। मूल वर्धित कर जो है डायरेक्ट टैक्स में जो है नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुद्रास्फीति के प्रकार हैं और विवरण। कौन सा मुद्रास्फीति का प्रकार जो है किस विवरण के तहत देखा जाता है? जैसे बात करें श्रृंखलाबद्ध मुद्रास्फीति, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, कौन सा क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो प्रति वर्ष 3% से कम। पहला वाले सही, दूसरे से मिला देंगे सही है। ट्रॉटिंग मुद्रास्फीति, जो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन होता है वो है आपका जब वार्षिक मुद्रास्फीति दर एकल अंक में होती है, जैसे 3 से 10% में होती है, तो उसे हम ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। द्रुत मुद्रास्फीति, ग्लोपिंग, जो ग्लोपिंग इन्फ्लेशन होता है वह क्या होती है? प्रति वर्ष 30% से 100% के बीच में होती है, उसे हम ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और अति मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? जो 50% से जब अधिक हो जाती है उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन ए वाला ये जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक जो है कौन सी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं करता? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट GEP जिसे कहते हैं, है ना, ये भी जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा जारी की जाती है। किसके? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है, तो सी ऑप्शन गलत है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट भी आपकी वर्ल्ड बैंक जो है जारी करता है, तो A, B और D ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो आपका फंड है उसके द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था? गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन रहेगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1974 से लेके 1979 1974 से 1979 के तहत जो है रखा गया था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे वित्त वर्ष 2025 में भारत के वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाई बात कर रहा है कि GST के बारे में, है ना, 2025 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वित्त वर्ष 2025 में GST संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर मतलब कि अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुका है, जहां पर लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर क्या किया गया है, जो है सर्वकालिक संग्रह GST का संग्रह किया गया, मतलब कि इकट्ठा किया गया है ना, वार्षिक रूप से। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चल निधि समायोजन सुविधा, जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, LAF के बारे में विचार करना है। यह मासिक आधार पर संचालित की जाती है, मतलब कि मंथली बेसिस पर जारी की जाती है, तो भाई गलत है ना। क्यों? क्योंकि इसको दैनिक आधार पर जारी किया जाता है, ना कि मासिक आधार पर, तो पहला वाला गलत हो गया। यह इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, भाई गलत है। इसका सबसे ज्यादा बहुत ही उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है।
चलिए देखो, चैनल पर अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। कहीं ना कहीं मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है अपनी लाइफ में। आप भी इस तैयारी करते हो, लगातार अगर फेलियर होते हो तो आपको निराशा होती है, अगर आप वहीं बीच में अगर पास हो जाते हो तो आपको बूस्ट होने लगता है मोटिवेशन। तो भाई इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करते रहोगे, आपके लिए नई नई चीजें हम लाते रहेंगे, है ना। अभी 1200 करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाली है, स्टार्ट होने वाली है मेक आईएएस की, 1 से 2 दिनों में। डेली वीडियो 100, डेली मतलब एक वीडियो आएगी, 100 क्वेश्चनों की आएगी, जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर का रोल सभी को पता है कितना होता है। खैर क्वेश्चन पर आते हैं। अंतरिक्ष मिशन और उद्देश्य, जैसे लूपेक्स मिशन। लूपेक्स मिशन किसके बारे में बात करता है? तो लूपेक्स मिशन जो है आपके लैंडर एवं रोवर के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के अन्वेषण के बारे में बात करता है, तो चौथा वाला सही है। तियानवेन-2, तियानवेन-2 किससे संबंधित है? तियानवेन-2 जो है पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह कामुआ लेवा से प्रतिदर्श वापसी लाने हेतु मिशन है। एक्सियोम 4 मिशन, एक्सियोम जो 4 मिशन है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु निजी चालक दल वाला अंतरिक्षयान मिशन है। और ग्रेल मिशन की बात किया है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मानचित्रण एवं आंतरिक संरचना के अध्ययन के बारे में बात करता है। अब इसमें से जो ल्यूपेक्स मिशन है यह ध्यान रखिएगा, इसरो एवं जापा की कंपनी है, जापानी कंपनी जाक्सा, इन दोनों का क्या है? संयुक्त मिशन है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लूपेक्स, तो इसीलिए मैंने उसमें सर्किल भी मार दिया था। बात करेंगे ज्ञान पोस्ट सेवा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई ज्ञान पोस्ट सेवा के संदर्भ पर विचार करना है। बात करें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। भाई गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि डाक विभाग ने 1 मई 2025 को ज्ञान पोस्ट सेवा की शुरुआत की। यह सेवा हर घर ज्ञान हर सपने को उड़ान के दृष्टिकोण से भारतीय डाक की प्रतिस्पर्धा है। तो ये कह सकते हो कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति के लिए सब बातें बेकार की है। तो ज्ञान पोस्ट सेवा की शुरुआत हर घर ज्ञान हर सपने को उड़ान के दृष्टिकोण से शुरुआत की गई है, भारतीय डाक की यह योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय डाक के माध्यम से अल्प लागत पर पुस्तकें और अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराना है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो केवल दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है मई 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः साक्षर राज्य जो है किसको घोषित किया गया है? मिजोरम राज्य ने घोषित किया हुआ है 20 मई 2025 को। बात करेंगे RODTEP योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार करें, इसे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय लॉन्च किया है, करेक्ट है। इससे अन्य योजनाओं के अंतर्गत न आने वाले निर्यातों पर अंतर्निहित कर एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति जो है की जाती है। तो ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन इसमें आपके जो है सही है। चिनाब नदी पर बने रेलवे ब्रिज के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज बना है, उसके बारे में विचार करना है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। तो भाई गलत लिखा हुआ है, यह विश्व का सबसे ऊंचा है, दूसरे नंबर का नहीं है भाई, विश्व का प्रथम ही है। प्रथम कह लो, सबसे ऊंचा कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला नई लाइन परियोजना का हिस्सा है, करेक्ट है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? अभी हाल ही में ग्लेशियर है जिसको याला ग्लेशियर है। कौन सा? याला ग्लेशियर है ना। याला ग्लेशियर क्या गया? मृत घोषित जो है अभी हाल ही में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इगला एस क्या है? भाई क्या बात कर रहा है? इगला एस। अब नाम से भी कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब मैं बता देता हूँ। इगला एस जो है कंधे से दागी जाने वाली वायु रक्षा मिसाइल है, मतलब कि उसको इंसान कंधे पे रख सकता है, उसको दाग सकता है, उसको वायु रक्षा मिसाइल है इगला एस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करें अप्रैल 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने किस पर्वत पर चढ़ाई की है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के द्वारा किस पर्वत पर चढ़ाई की गई? पर्वत रहेगा माउंट मकालू। कौन सा रहेगा? माउंट मकालू पर्वत पर जो है चढ़ाई की है। और यह माउंट मकालू जो है दुनिया के 5 सबसे ऊंचे पर्वतों में से इसमें चढ़ाई की गई है और इसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है ना, 85 मीटर है। बात करेंगे IMDEX एशिया 2025 के संबंध पर, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भाई IMDEX एशिया 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? सिंगापुर में आयोजित एक समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है, करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने एक कार्वेट श्रेणी के युद्धपोत INS किल्टन को इसमें शामिल किया हुआ है, दोनों कथन सही है, तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? हार्ट लैम्प को मिला हुआ है। किसको? हार्ट लैम्प को मिला हुआ है। बानू मुश्ताक की इसमें लघु कथाएं हैं, ध्यान रखिएगा, और कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कन्नड़ कृति है हार्ट लैम्प। तो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कौन सा स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है ना, है जिसे भारतीय नौसेना में सबसे पहले सौंपा गया है? तो भाई आईएनएस अर्नाला। किसको सौंपा गया है? आईएनएस अर्नाला को सौंपा गया है। स्वदेशी रूप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है और यह पहला है जिसको आपकी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, जिसका नाम आईएनएस अर्नाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारगवस्त के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारगवस्त के बारे में विचार करें अगर, यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन झुंड के खतरों को निष्प्रभावी करने के लिए विकसित किया गया है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इसे रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा बनाया गया है। भाई गलत हो जाएगा, इसको रक्षा अनुसंधान संगठन ने नहीं बनाया है, जबकि इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशंस लिमिटेड के द्वारा विकसित जो है किया गया, एक निजी कंपनी है। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है और दूसरे गुलजार साहब को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑपरेशन ओलिविया के बारे में विचार करना है, देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा नहीं, भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हर साल नवंबर के माह में इसको संचालित किया जाता है। पहला गलत हो गया। इसका उद्देश्य ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सुरक्षित नीडन नेस्टिंग सुनिश्चित करना है। बिल्कुल करेक्ट, सही बात है। तो ऑलिव रिडले कछुओं के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। केवल दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आता है वर्ष 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 2025 का मारिंगा गेला हंगारिया को जो है दिया गया है ना। तो ब्राजील की है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और इन्हीं को दिया गया है। निम्नलिखित में से किन आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर घोषित किया गया, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो चुकी है? तो भाई रामसर स्थलों की संख्या जो 91 हो चुकी है, खींचन और मेनार को मिलाकर 91 हो चुकी है ना। कहां पर? खींचन एवं मीनार को मिलाकर जो है अब रामसर स्थलों की संख्या 91 हो चुकी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रामसर स्थलों पर 91 नंबर पर जो वीडियो है रामसर स्थलों की, उस पर हम कमेंट जल्दी बना देंगे, जिसमें एक तरफ होंगे वेटलैंड होंगे और दूसरी तरफ स्टेट होंगे, है ना। और हो सकता है तो ईयर भी हम लिख देंगे, जो कि ईयर कब इसको शामिल किया गया, तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है? तो पहली ई कॉमर्स कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली आरबीआई से कौन से बनी है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी ने ई कॉमर्स कंपनी है जिसने एनबीएफसी बैंक का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बनी हुई है। किस देश को 2025 से 28 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के रूप में अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है ना। थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आ जाएगा। इफ्को के पहले विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इफ्को के पहले विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र के बारे में विचार करना है तो कुरितिबा ब्राजील में स्थापित किया जा रहा है, करेक्ट है। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन टन लीटर होगी। तो दोनों सही है, तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे दिवस कार्यक्रम में और तिथि है, कौन सा दिवस कार्यक्रम किस तिथि को मनाया जाता है? जैसे बात की जाए विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस जो है हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस की बात की जाए तो आपके 20 जून को मनाया जाता है और विश्व मानवतावादी दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे एटालिन जल विद्युत परियोजना कौन सी है? एटालिन जल विद्युत परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो एटालिन जल विद्युत परियोजना के बारे में विचार करना है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में स्थित है, सही है। 3097 मेगावाट की नदी आधारित जल विद्युत परियोजना है, तो ये भी सही है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही रही हैं। एटालिन जल विद्युत परियोजना है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के बारे में
कौन सा सही है? 148 देशों में भारत को 121वें स्थान पर रखा गया है, तो भाई गलत लिखा है। 148 देशों में भारत को 121वें नहीं बल्कि 131वें स्थान पर रखा गया है। दूसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण रिपोर्ट में लैंगिक अंतर का मूल्यांकन करने वाले 4 प्रमुख आयामों में से एक है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो दूसरा वाला सही है जबकि पहला वाला गलत है। भारत की रैंकिंग जो है 131वीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नगरपालिका चुनावों में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग का संचालन करने वाला पहला भारतीय राज्य बना हुआ है? तो बिहार राज्य बना हुआ है। कौन सा? बिहार राज्य जो है बना हुआ है, और यहां पर जो है ई वोटिंग का संचालन जो है किया जाएगा। स्वावलंबनी पहल के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? स्वावलंबनी इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव जो पहल है उसके बारे में बात करना है। बात करें तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से इसको शुरुआत किया है, करेक्ट है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को सशक्त करना है। भाई गलत लिखा है। इसका उद्देश्य ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ दक्षिण भारत में, सभी जगह जागरूकता, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन है ना, ये सब चीजें करना है। तो केवल पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योजना है और उद्देश्य विशेषता है, कौन सी योजना किस उद्देश्य विशेषता से संबंधित है? चलिए जैसे बात करें स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का विकास है, करेक्ट है, पहला ही वाला देगी। अब देखो अपना देश योजना जो है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अन्वेषण करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित कर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, ये भी सही मिला हुआ है। प्रसाद योजना की बात किया है, तीर्थ स्थलों का विकास करना और चौधरीकरण करना है, ये भी सही है। और हरिदय योजना की बात किया है तो विरासत शहरों का पुनर्निर्माण या संरक्षण करना है, तो हमारा कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन रहेंगे भाई, चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिशन 300, मिशन 300 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए बात करें 2050 तक क्षेत्र में 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने की पहल है, क्या ये सही है? भाई गलत लिखा है। भाई यहाँ पर लिखा गया है 2050 नहीं बल्कि 2030। कितना होना चाहिए? 2030 तक 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध करवाने की पहल है, बिल्कुल ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। यह पहल विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक के द्वारा ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से जो है संचालित की जा रही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिसेफ के किनशिप एंड कम्युनिटी वेस्ट करियर प्रोग्राम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बात करा है कि यूनिसेफ के किनशिप एंड कम्युनिटी वेस्ट केयर प्रोग्राम के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों के द्वारा बच्चों की देखभाल को बढ़ावा देता है, करेक्ट है। महाराष्ट्र के जालना जिले में स्थानीय प्रशासन गैर सरकारी संगठन के सहयोग से इसको लागू किया जा रहा है, दोनों सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो उड़ीसा की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके बारे में विचार करें तो आयुष्मान भारत और गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेटेड किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की और गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना जो आपकी उड़ीसा की है, दोनों को क्या किया गया? मिला दिया गया है, बिल्कुल सही है। यह योजना प्रतिवर्ष हर साल परिवार को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है, महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज करती है। भाई गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है? गलत यहाँ पर जो है लिखा हुआ है आयुष्मान जो आपकी योजना है प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त महिलाओं को प्रदान करती है, तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही। चलिए बात करेंगे बफर में सफर योजना के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही? बफर में सफर योजना के बारे में है ना, मध्य प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है, तो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है बफर में सफर योजना, पहला वाला गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य बाघ अभ्यारण्यों को बफर क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल पर्यटनों को बढ़ावा देना है, तो दूसरा वाला सही है, तो हम बी पे टिक लगाएंगे, जबकि पहला वाला गलत है, मध्य प्रदेश ने नहीं जबकि उत्तर प्रदेश ने बफर में सफर योजना की शुरुआत को किया हुआ है। प्रोजेक्ट अलंकार के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में विचार करना है। अब ये कैसा प्रोजेक्ट है भाई? बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है और एक शैक्षणिक सुधार पहल है, सही है। इसका उद्देश्य 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचा और सुविधाओं मानकों के लिए 100% अनुपालन प्राप्त करना है, तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो सी वाला सही रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन सही हैं और प्रोजेक्ट अलंकार योजना का संबंध जो है उत्तर प्रदेश जो है गवर्नमेंट से संबंधित है। भारत में कछुआ के संरक्षण के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत में कछुओं के बारे में विचार करना है,
विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। करेक्ट है। भारत में पाई जाने वाली कछुओं की 30 प्रजातियों में से 25 प्रजातियां उत्तर प्रदेश में, तो 25 प्रजातियां उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि 15 प्रजातियां ही केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरा गलत हो गया, केवल पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे बाल श्रम उन्मूलन अभियान के बारे में, बताइए कौन सा विचार करें सही है। तो बाल श्रम उन्मूलन अभियान जो बात कर रहा है कि चाइल्ड लेबर के बारे में बात यहां पर की जा रही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश ने 2029 तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। तो 2029 तक नहीं बल्कि 2027 तक कहा गया है उत्तर प्रदेश ने कि हम बाल श्रम के उन्मूलन को समाप्त कर लेंगे। दूसरा है इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है हर साल 12 जून को मनाया जाता है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। 2027 टारगेट रखा गया है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है जिला है और उत्पाद है, कौन सा जिला किस उत्पाद से संबंधित। जैसे बागपत की बात की जाए, बागपत में कृषि यंत्र एवं संबंधित उपकरण मिलते हैं, है ना, कृषि यंत्र एवं उपकरण मिलते हैं। अमरोहा में मेटल एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं। आगरा में सभी प्रकार के फुटवियर मिलते हैं और एटा में चिकोरी उत्पाद मिलते हैं। ऑप्शन जो रहेगा हमारा बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला हो जाएगा। 2025 में भारत का 86वां ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो आपके श्री हरि LR जो है 86वें ग्रांड मास्टर के रूप में चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन किस वन्यजीव गंतव्य से जोड़ती है? तो भाई पहली है जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन है, किस वन्यजीव गंतव्य को जोड़ती है? ऑप्शन रहेगा दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही है, दोनों को यह जोड़ती है। और टूरिज्म बोर्ड की स्थापना एक गंतव्य 3 वन थीम पर इसका हिस्सा बनाया गया था। भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम सुपर लॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम सुपर लॉय सामग्री संयंत्र का जो उद्घाटन है वो आप बोलोगे लखनऊ में किया गया है। कहां पर? लखनऊ में किया गया है। चलिए बात करेंगे लांजिया साओरा जनजाति कौन सी है? लांजिया साओरा जनजाति के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? लांजिया साओरा जनजाति जो है इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा कुल की मुंडारी भाषा है ना, सही है। और साओरा जनजाति को मिजोरम की प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यह जो है आपकी साओरा मिजोरम की नहीं है बल्कि उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। इस पर मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई थी 6 से 7 मिनट की, शायद आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो यह ध्यान रखिएगा। और इसमें हालांकि कई सारे जगहों पर पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में, लेकिन प्रॉपर यह उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी ज्यादा मिलती है। तो केवल ऑप्शन पूछा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को देश की पहली रात्रि लैंडिंग सुविधा उपलब्ध होगी? तो आपकी रहेगी गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस पर जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको भी रन किया जा सकता है, उतारा जा सकता है, लैंडिंग किए जा सकती है रात्रि के समय में। चुनौती मुझे पसंद है किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो आपकी है आनंदीबेन पटेल की। आनंदीबेन पटेल की है चुनौती मुझे पसंद है, भारतीय राजनेता है, इनकी आत्मकथा है। और ये पुस्तक को आप थोड़ा सा याद रखो क्योंकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो आज हमने यहाँ पर अपने 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जबकि अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम अपने ध्येय के क्वेश्चनों की बात करेंगे, संस्कृत के क्वेश्चनों की बात करेंगे, दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज आएगी, वो भी फुल टेस्ट आएगी, तो उसकी भी हम बात करेंगे जल्दी। तो आज के लिए यहाँ पर वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।